Good morning, students. Welcome to the class of economics. Today we will study chapter 6, which we are continuing. From point third, we have to study an appraisal of LPG policy. Appraisal का मतलब होता है measurement, मतलब उसका valuation करना. तो LPG policies का हम valuation करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे उसमें क्या अच्छाइयाँ थी और उसमें क्या बुराइयाँ थी और उसके क्या क्या फीचर्स थे. Briefly referred to as LPG policies, the term implies policies related to liberalization, privatization, and globalization. An appraisal of LPG policies implies an appraisal of new economic policy or an appraisal of economic reforms initiated since 1991. Appraisal of LPG or MEP requires that the reader appreciates or understands the merits and demerits of this policy with reference to the Indian economy. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रेजल का मतलब है इवैल्यूएशन और उसमें हम पढ़ेंगे उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ. मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. नंबर 1, वाइब्रेंट इकोनॉमी. वाइब्रेंट आप जानते हैं, विच इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, विच इज ग्रोइंग मोर एंड मोर. व्हेन समवन बिकम्स वाइब्रेंट, इट मीन्स इट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर. As we hear the earthquake is vibrant, और कोई तूफान आता है तो हम कहते हैं कि बहुत वाइब्रेंट है, क्योंकि वो बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड से वो इंक्रीज होता है. इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी. ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज ट्रेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय जीडीपी ग्रोथ. पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज द ग्रोथ रेट शॉट अप टू एज हाई एज 8% per annum. After LPG policies, our growth rate has increased to up to 8% per annum. Stimulant to industrial production. एक हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी इससे बहुत ज़्यादा स्पीड मिली है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है. LPG policies have worked as a great stimulant to industrial production on the Indian economy. It is owing to these policies that IT industry in India has achieved ग्लोबल रिकॉग्निशन. और इन पॉलिसीज के कारण ही हमारी आईटी इंडस्ट्रीज को पूरी दुनिया में पहचान मिल पाई है और हम सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग करने वाले कंट्रीज आज बन पाए हैं. ए चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट. माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी. फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट के बजट में एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना और इनकम का कम होना. तो 1990 तक इंडिया एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो वहां पर कोई पीपल की अर्निंग ज्यादा नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था, तो गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलेगी. तो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज बहुत कम थे और एक्सपेंडिचर दुनिया भर के थे, क्योंकि उस वक्त देश आजादी हुआ था और हमारे देश में बहुत सारी कमियां थी और गवर्नमेंट के लिए खर्चों का बहुत सारा पहाड़ था. मगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और इंडिया ने ग्रो किया है. माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी. फ्रॉम एज हाई एज 8.5% ऑफ जीडीपी हैज बीन ब्रॉट डाउन टू अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी. आप लोग परसेंटेज का समझ नहीं पाए होंगे. परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब है कि 1991 से पहले जो जीडीपी थी उसका 8.5% गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता था. मतलब 8.5% गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता था जीडीपी के अंदर, वो सारा का सारा गवर्नमेंट अपने उधार लेकर या फिर अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर कर कंट्रीब्यूट करती थी, जो आज की तारीख में सिर्फ 3.5% है. इसका मतलब हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हुआ है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू था वो कम हुआ है. ए चेक ऑन इन्फ्लेशन. Owing to a greater flow of goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. क्योंकि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब इंक्रीज होगा, आप खुद सोचिए, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल होगा. क्योंकि इन्फ्लेशन कब होता है आप लोग जानते हैं, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो. तो अगर हम सप्लाई को बढ़ा देंगे तो वापस से डिमांड और सप्लाई अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. तो ऐसा ही हुआ, इन्फ्लेशन की रेट कम हुई. इन द ईयर 11-12 to 13-14, inflation was in the range of 6 to 9% per annum. For the year 18-19, it is estimated to be 3.4%. तो आप देख लीजिए, महंगाई की जो दर है, महंगाई की जो रेट है, इन्फ्लेशन रेट, वो भी कम हुई है आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी.
इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू ए राइज इन इंटरेस्ट रेट। जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हमने पढ़ा था आरबीआई वाले चैप्टर में कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट के रेट्स को इंक्रीज कर देगी। तो वही बात यहाँ पर आई है, इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट implying a rise in the cost of investment. Accordingly, growth rate is adversely impacted. तो हमें डबल बेनिफिट मिला इससे, एक तो हमारा इन्फ्लेशन की रेट कम हो गई और दूसरा इन्फ्लेशन की रेट कम होने से हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा और हम बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हमें जो पैसा उधार लेना पड़ता है उसकी कॉस्ट भी अब कम आएगी। कंज्यूमर सोवेरेनिटी। कंज्यूमर सोवेरेनिटी हैज एक्सपेंडेड ओवर टाइम। This is evident from the fact that a large variety of goods and services from the diverse global markets are now within the easy reach of the buyer. पूरी दुनिया से हम तरह तरह के goods and services आज की तारीख में मंगा सकते हैं। This all become possible due to the new economic policy. When government liberalize the policies, when government liberalize the imports, then only it is possible for us to import variety of goods and services and technologies from the rest of the world. Producers are widely responding to the consumer's choice and preference. Consequently, overall level of expenditure of the household has tended to rise, implying an overall rise in the welfare status of the people. जो overall expenditure है households का वो भी increase हुआ है क्योंकि variety of goods मिला है उनको, उनकी income increase हुई है, implying an overall rise in the welfare status of the people. और इससे लोगों का रहन सहन का ढंग, उनका welfare भी increase हुआ है। Producers are widely responding to the consumer's choice and preference. Producer कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करता है और जैसा कंज्यूमर चाहते हैं वैसा प्रोडक्शन होता है। कंज्यूमर की मार्केट में चलती है, कंज्यूमर की एक अच्छी पोजीशन है मार्केट में। आज का कंज्यूमर वो कंज्यूमर नहीं है जिसको जो बनेगा वो खरीदना पड़ेगा। आज का कंज्यूमर अपने हिसाब से प्रोडक्शन करवाता है और वही चीज खरीदता है जो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सोवेरेनिटी। A substantial increase in foreign exchange reserves. Depletion of foreign exchange reserves was one of the compelling reasons for the government to shift to LPG policy. ये बात भी हमने पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने LPG पॉलिसी को इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि गवर्नमेंट के जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो बिल्कुल बॉटम में पहुंच चुके थे और गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत होती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए। गुड अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। Thanks to these policies, forex reserves of the country have now reached a comfortable level. Good amount of forex reserves enhances economic confidence of the global investors in the Indian market. और अच्छा रिजर्व होने से, अच्छा फॉरेक्स रिजर्व अगर कंट्री के पास होता है तो जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस रहता है उस कंट्री में और वो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का अपना मन बनाते हैं। Flow of private foreign investment. Private foreign investment has taken a quantum jump after the adoption of LPG policy. तो दूसरी कंट्रीज से प्राइवेट पीपल भी अब हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। जितनी भी MNCs आप देखते हैं वो सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज के आप एग्जांपल हैं जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। This has been a matter of great relief to the government in view of the fact that domestic economy was not generating enough of surplus for reinvestment. तो हमारे यहाँ पर इतना सरप्लस नहीं बच पाता कि हम री इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रह जाती थी क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट था, डोमेस्टिक एम्प्लॉयर था। मगर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज जो फॉरेन से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल कंपनीज अब इंडिया में अपने ऑफिस खोलती हैं, अपनी इंडस्ट्रीज खोलती हैं और वो यहाँ के लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसको बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सरप्लस नहीं बचता था री इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी कमी बाहर से आए हुए पैसे ने पूरी कर दी, FDI के जरिए और FII के जरिए। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलीट। जो हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी थी, हमारी जो पहले से काम में आने वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो इन दोनों कारणों से अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है कि जब जैसे फॉरेन का टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा तो अपनी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट
private foreign investment is often accompanied with innovative technique of production. आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जितना भी प्राइवेट लोग होते हैं वो हमेशा इनोवेटिव टेक्निक यूज में लेते हैं, और प्राइवेट भी कौन से, जो विदेशी हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी तो जाहिर सी बात है कि हमसे ज्यादा ही होगी, और वो अगर इंडिया में आके काम करेंगे तो हमको भी नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा. Recognition of India as an emerging economic power. It is owing to LPG policies and the consequent rise in the overall level of economic activity that India is now being recognized as an emerging economic power in the world. तो LPG policies के कारण ही जो हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ है. इंडिया अब एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन रहा है. इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ, जो अब नया नया ग्रो हो रहा है. दिस रिकॉग्निशन, ये पहचान, नॉट ओनली रेजेज इंडियाज इकोनॉमिक रैंकिंग इन द वर्ल्ड बट आल्सो बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर इन द इंडियन इकोनॉमी एज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. और आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लोग बाग उसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी ग्रो हो रही है. उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना फायदेमंद नहीं है जो मैच्योर हो चुकी है, जिसमें अब फर्दर कोई ग्रोथ के चांस नहीं है, और उसमें भी इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है जो लॉस में जा रही है, हर साल गिर रही है. इन्वेस्टर उसी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो चीजें ग्रो हो रही हैं. अभी नई नई वो अभी ग्रो होना शुरू हुई हैं और वो आगे बहुत आगे तक जाएंगी, तभी तो उनको फायदा होगा. आज वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि ग्रो हो रही है, तो वो कल उनको डबल बेनिफिट देगी और उसके बाद उनको ट्रिपल बेनिफिट देगी. तो यही कारण है कि इंडिया, क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए इमर्जिंग economy and economic ranking of the India is also improved during NEP policy. A shift from monopoly market to competitive market. इंडिया का एक मोनोपोली मार्केट था 1991 से पहले. हमारे यहाँ पर एक तरीके से सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हमने बढ़ावा दे रखा था, उनको हमने सब कुछ कमांडिंग हाइट्स बना रखा था, मगर हमने 1991 के बाद काफी PSUs को सेल कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया. तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ जो एक मोनोपोली मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, पब्लिक सेक्टर्स की जो राज चल रहा था, वो सब किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट में कन्वर्ट हो गया. और कॉम्पिटिटिव मार्केट से क्या फायदा होता है, आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन जब होता है तो लोग बाग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो खुद को इम्प्रूव करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं और वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड कर देते हैं. Launch of LPG policies has caused a significant shift in the structure of the Indian market. Indian markets are now increasingly shedding its monopolistic character. Shedding का मतलब होता है कट करना, उसको अलग करना. तो इंडियन मार्केट अब मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर को हटाता जा रहा है एंड बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर. तो आज के टाइम पर आपको अगर मोनोपोली मिलेगी तो वो सिर्फ आपको रेलवेज में मिलेगी या फिर आपको एटॉमिक एनर्जी में मिलेगी, जो कि बहुत जरूरी भी है, और अभी तक उनको प्राइवेटाइज करना कोई खास, कोई अच्छी बात भी नहीं है. बाकी सब जगह आपको कंपटीशन मिलेगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोड्यूसर है, बहुत सारे प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेंगे वो आपस में कंपटीशन करते हैं. फॉर इंस्टेंस, अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, प्रोडक्ट्स लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, AC, PC वर द मोनोपोली मार्केट्स ऑफ सेलेक्ट ब्रांड्स ओनली. आप देखते थे कि कुछ दशकों पहले, कुछ सालों पहले, 10 इयर्स के पीरियड को डिकेड कहते हैं, कार के, रेफ्रिजरेटर के, AC के और PC के, पर्सनल कंप्यूटर के कुछ गिने चुने प्रोड्यूसर्स थे. मगर आज आप अगर देखें मार्केट में तो कई सारे प्रोड्यूसर्स आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे. बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज जिनका आपने नाम भी नहीं सुना, आप देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट भी आज मार्केट में अवेलेबल हैं. ऑल दिस हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू कॉम्पिटिटिव मार्केट. नाउ अ वैरायटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस. आज का कंज्यूमर जैसा चाहे वैसा खरीद सकता है, अपनी इच्छा से खरीद सकता है, उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको जो चीज मिल रही है बस वही खरीदनी है. आज मार्केट में सब चीजें अवेलेबल हैं. ऑल दीज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ LPG. Briefly, owing to LPG policies, the Indian economy has definitely gained a growth momentum. एक ग्रोथ इनिशिएटिव मिला है इंडियन मार्केट को, एक उनको स्पीड मिली है. The process of growth has not only accelerated but has also become more diversified. ग्रोथ प्रोसेस एक्सीलरेट तो हुई है, एक्सीलरेट मतलब बढ़ना, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, बट हैज आल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड. अब वो कई
एरियाज में डेवलप हो चुकी है। आपने क्या देखा कि जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ एक चीज में नहीं, कई चीजों में हो गई है। हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर अब कोई एक हैंडीक्राफ्ट ही नहीं बनता, आजकल सारी चीजें बनती हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ एलपीजी। देयर इज ए डेफिनेट चेंज इन वेलफेयर लेवल ऑफ द पीपल, और लोगों का वेलफेयर इससे इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड इज ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो पहचान है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो एलपीजी के कई फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। देयर इज ए नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट डिमेरिट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत कम हो गया है, और एग्रीकल्चर के अंदर अब वापिस से एक स्टैग्नेंट टाइप की पोजीशन आती जा रही है। अब एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है। पोस्ट एनईपी ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज लार्जली बीन ड्राइवन बाय द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। Agriculture sector has suffered a serious neglect and its growth rate has slided to a miserably low level, 2 to 3% per annum. This has led to a widening gulf between the rural and urban economies, implying the spread of poverty. तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बिल्कुल टोटली नेग्लेक्ट कर ही रखा है। आप लोगों ने पढ़ा पीछे भी, प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पर कितनी कम है, कॉटन की, वीट की, राइस की। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी 1/3 से भी कम है एज कम्पेयर टू द चाइना, जापान एंड यूएसए। एंड ऑल्सो रीजन इज दैट कि एलपीजी में भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट प्रेजेंट टाइम में है सिर्फ 2 से लेकर 3%, जो कि बहुत कम है। इसीलिए रूरल इकोनॉमीज और अर्बन इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रूरल इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड है, पुअर है, और अर्बन इकोनॉमी बहुत ग्रो कर चुकी है और रिच हो चुकी है। इन फैक्ट स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर मस्ट अल्टीमेटली हाइंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। दिस इज बिकॉज, और आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ा था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके कारण आपको बता रखे हैं, एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपना सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर से ही जो लेबर है वो माइग्रेट होकर इंडस्ट्रीज में जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही कई इंडस्ट्रीज को डिमांड मिलती है, जैसे कि ट्रैक्टर्स को और थ्रेशर्स के लिए। सेकंड है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। मतलब जितनी भी ग्रोथ हुई है वो शहरों में हुई है, गांवों के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई। एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज। थिंक ऑफ एनी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, you will hardly find its trace in the rural areas of the country। आपने कभी किसी गांव में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को काम करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। ऑल एमएनसीज आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज, क्योंकि वो वहीं पर ही एस्टेब्लिश होना चाहते हैं जहां पर अच्छी उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, जहां पर रहने का तरीका अच्छा है, जहां पर रोड्स हैं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है और वहां पर सभी तरह की फैसिलिटीज हैं, और वो सब आपको अर्बन एरियाज में ही मिल सकती हैं। All MNCs are focusing only on urban areas where they find conducive infrastructural facilities। Conducive मतलब जो उनके लिए beneficial है। This has further widened the rural-urban gulf। और इसके कारण रूरल और अर्बन एरियाज में गैप और ज्यादा बढ़ गया है। रूरल अर्बन गल्फ implies economic dualism। दो तरह की इकोनॉमी हो गई है, which deepens social dualism as well। इसीलिए सोसाइटी भी दो तरह की आप देखते हैं, गांव वाले अलग वेशभूषा में दिखते हैं आपको और शहर वाले अलग। You can easily identify the total dual economy। This is all because of this drawback। Economic and social dualism are always a big threat to the process of growth and development। Economic and social dualism। Economic dualism का आपको लेफ्ट में दे रखा है। It refers to disintegration of the economy into traditional and modern sectors of production। While the traditional sector relies upon traditional technology, the modern sector is driven by modern technology। तो इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म का मतलब है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सेक्टर एंड सेकंड इज मॉडर्न सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल सेक्टर यूजेस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोशल ड्यूअलिज्म
means to disintegration of the society into haves and have nots। तो सोसाइटी का जो डिवाइडेशन हो गया है हैव्स और हैव नॉट्स में, रिच और पुअर में, तो कुछ लोग सोशली अपवर्ड हो चुके हैं और बहुत से लोग सोशली बैकवर्ड रह गए हैं। तो ये सब कारण क्या है? क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो सबके लिए इक्वल नहीं है और सबका इक्वल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे आज हम। नेक्स्ट इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, थैंक यू। आप लोग नोट्स बनाइए और उसको ग्रुप में पोस्ट करिए।